हेलो नमस्ते, दिस इज़ दीपाली। और जैसे हम सारी वीडियोस में कवर कर रहे थे अपने कोर्स को, ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा आपका बैकग्राउंड तैयार कराऊंगी। इस बैकग्राउंड में आपको पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। हम पहले वाकिफ होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपके लीगल एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, क्लैट वगैरह एग्जाम में आता है, ठीक है, और एनी अदर लॉ एंट्रेंस में भी ये बहुत पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, एज यू नो। कॉन्स्टिट्यूशन की आपके कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि वाडे और फिलिप के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये डिफाइन किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल, ठीक है, सैंक्टिटी। तो ये एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी होती है, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी को जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि स्पेशल है, और इसकी लीगल सैंक्टिटी होती है, मतलब इसकी एक खासियत होती है जिसे बरकरार रखना पड़ता है। विच सेट्स आउट the framework and the principal function of the organ of government of a state and declares the principle governing the operating of these organ। अब देखिए, अगर बताएं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, इसके अंदर वो प्रिंसिपल होते हैं, वो सिद्धांत होते हैं जिसके बेसिस पे कंट्री रन करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट रन कराती है अपनी कंट्री को। वो सिद्धांत जिसके अंदर लिखे हुए होते हैं, वो फ्रेमवर्क जहाँ मेंशन होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाडे और फिलिप की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग था। अब देखिए, हु कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ग्रैंड नॉर्म किसने कहा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। जब मैं आपसे PYQs डिस्कस करूंगी, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, वहाँ पे हम देखेंगे सारे अलग अलग एग्जाम्स के PYQ हम एक PDF में करके सॉर्ट आउट करेंगे कि किस तरीके से वेरियस एग्जाम में आपके PYQs आते हैं। और देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, PYQ होते हैं, उनका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है कि वो रिपीट होते हैं। तो वो किसी भी फॉर्म में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए PYQs लगाना एक एग्ज़ाम को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, अगर ग्रैंड नॉर्म की बात करते हैं, तो ग्रैंड नॉर्म सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने बुलाया था, तो वो थे हैंस केल्सन, ठीक है। हैंस केल्सन ने बुलाया था ग्रैंड नॉर्म। तो आपको यहाँ से हैंस केल्सन का नाम याद रखना है, जिन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अ ग्रैंड नॉर्म बुलाया था। फिर हम बात करते हैं, वी ऑल नो बाय नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर लीगल सिस्टम। हम सबको पता है कि हमारे लीगल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल लॉ, और इसको हम सभी लॉस की मदर बोलते हैं, फ्रॉम वेयर ऑल द अदर लॉ इमिनेट। अगर बात करते हैं कि हमारे फैमिली लॉ कहाँ से डिराइव होते हैं, हमारे टॉर्ट्स, क्रिमिनल एविडेंस लॉ और सिविल लॉ, जितनी भी लॉज हैं वो एक पर्सपेक्टिव से आते हैं, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मदर ऑफ ऑल लॉज है, फ्रॉम वेयर ऑल द अदर लॉ इमिनेट। Any law which goes against the constitution is liable to be struck down। तो जो भी लॉज जो अगेंस्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। The Constitution of India is a substantive public law comprising of a structure of the principal organ। ये एक सब्सटैंटिव पब्लिक लॉ है, यानी इसमें सब्सटेंस कंटेन होते हैं, और ये एक पब्लिक लॉ है, ठीक है, लोगों के लिए बनाया गया है। कंप्राइजिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन। तो जितनी भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं of the government and their relationship with one another and determines their basic function। तो ठीक है, आप यहाँ से समझ रहे होगे। तो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गन्स हो गई हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे पंचायत हो या म्यूनिसिपल हो, वो सब ही अपना कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो लेज डाउन दी फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स
establishes the structure, procedure, power, duty of the government institution। तो यहाँ पे आप फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स देखते हो, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स देखते हो जो कि स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर बताते हैं किसके हाथ में है, ड्यूटीज कौन निभाता है। तो एज यू नो कि जो हमारा DPSPs हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कवर होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है मेरे साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पॉलिटी सेक्शन में भी DPSP फंडामेंटल राइट्स वगैरह कवर किए गए हैं, ठीक है, तो आप वो वहां से पढ़ोगे। मैं यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा रही हूँ, तो आप इस पे फोकस करिए कि आखिर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी बहुत सारे प्रोसीजरल लॉ, सब्सटैंटिव लॉ, ये सब आते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, इट डिफाइंस आवर फंडामेंटल राइट्स। अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड दी ड्यूटीज ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स अस, यानी कि DPSP जिसको हम कहते हैं, ठीक है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके आर्टिकल्स तो आपके टिप पे होने चाहिए, फिंगर टिप पे आपके आर्टिकल्स होने चाहिए, चाहे वो फंडामेंटल राइट के हों, फंडामेंटल ड्यूटी के हों या DPSP के हों। Before going to any further into the principles of the Constitution of India, let's look into the history of Indian Constitution first। तो पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता कहाँ से है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, एज यू ऑल नो, बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इसमें, ठीक है, विच इज कंपोज फॉर अ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है। हेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 16th of May 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान में कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो मिलती है ऑन 16th of May 1946। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय मनाबेंद्र नाथ रॉय, जिनको हम MN रॉय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये MN रॉय का आइडिया था जो सबसे पहले पुट किया गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1934 में ही MN रॉय जी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको ये डेट यहाँ से याद रखनी है, 16th of May 1946 कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने सबसे पहले बोला था, आइडिया किसने पुट फॉरवर्ड किया था, तो वो थे हमारे MN रॉय इन 1934। इट वॉज फर्स्ट इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। तो देखिए, जहाँ जहाँ मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, अगेन आपको वहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इट वॉज फर्स्ट इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया बट आफ्टर पार्टीशन सम ऑफ इट्स मेंबर कीज टू एग्जिट एज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिएटेड इन पाकिस्तान। पहले तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1934 में, तो पार्टीशन तो तब हुआ नहीं था, तो सब साथ में मिलकर बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। लेकिन वंस पार्टीशन जब हो गया तो उस टाइम पे बहुत सारे मेंबर्स थे जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके शामिल हो गए और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ दिया था, ठीक है। तो वहाँ से वो कीज कर गए थे, यानी कि वो हट गए थे, निकल गए थे बाहर। फिर बात करते हैं हम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या मार्क करना है कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। यहाँ पे आपको ये फोकस करना है। तो जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन थे, वो कैसे इलेक्शन थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, ठीक है। अगेन आई एम मार्किंग इट स्टार, फोकस करिएगा इस पे। ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश के टाइम से ही इंडिया हैज प्रोविंशियल असेंबली लाइक द करंट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है।
तो ब्रिटिश एरा से ही इंडिया की जो प्रोविंशियल असेंबली थी, जो कि हमारी करंट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, और मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। तो जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स थे उन्हीं ने इनको इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। इसीलिए बार बार इस बात पे फोकस करी जा रही है कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना होगा। देन बात करते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? वॉज टू बी 389, ठीक है, 389 इनकी टोटल स्ट्रेंथ थी। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 389। अगेन आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 389 इनकी टोटल स्ट्रेंथ थी। ऑफ दीज 292 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू बी अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स। इसमें से 292 सीट्स जो थी वो दे दी गई थी ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले लोगों को, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे, और जो 93 सीट्स थी वो 93 सीट्स दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है, थ्रू द प्रिंसली स्टेट्स, दो द प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम इट। जबकि प्रिंसली स्टेट ने सोचा था कि वो 93 सीट्स ज्वाइन नहीं करेंगे और वो दूर रहेंगे उससे, ठीक है। 4 members रिप्रेजेंटेड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। अगर बात करते हैं कितने लोगों ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस को रिप्रेजेंट किया था, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस को रिप्रेजेंट किया था 4 लोगों ने, 4 members ने। द सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोविंस एंड द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब देखिए, जैसे आज इलेक्शंस होते हैं, आज भी हम किस बेसिस पे सीट्स लोकसभा और राज्यसभा की डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि एक स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है कि हम उस पर्टिकुलर स्टेट में सीट्स दें। तो आपको एज यू नो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स दी जाती हैं, ठीक है। तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट्स यूपी में है, और उसी तरीके से पहले भी होता था कि प्रोविंसेस और स्टेट्स के पॉपुलेशन के बेसिस पे उनको सीट्स अवेलेबल कराई जाती थी। तो आपको यहाँ से ये बात ध्यान रख के चलनी है, ओके। देन हम बात करते हैं द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वॉज हेल्ड ऑन December 9। तो वो कब हेल्ड होती है? December 9 में हेल्ड होती है, 1946 में हेल्ड होती है। ध्यान दीजिएगा, December 9, 1946 में फर्स्ट मीटिंग हेल्ड होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और ये डेट जो है डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो 9th of December 1946 is remembered as the first meeting of Constituent Assembly. It appointed 22 committees to deal with different tasks of constitution making. तो 22 कमेटी बनाई गई थी जो कि अलग अलग टास्क कर रही थी ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो पाए, ठीक है। आउट ऑफ दीज 10 वर ऑन प्रोसीजरल अफेयर, तो जिसमें से 10 जो थी वो प्रोसीजर पे काम कर रही थी उनके, और जो 12 थी वो सब्सटैंटिव अफेयर पे काम कर रही थी। तो इसीलिए कुछ प्रोसीजरल लॉ होते हैं, कुछ सब्सटैंटिव लॉ होते हैं, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आप उसके लिए अभी नहीं आपको प्रिपेयर करना, आपको बस इतना याद रखना है इन 22 कमिटीज में 10 हमारी प्रोसीजरल अफेयर देख रही थी और 12 हमारी सब्सटैंटिव अफेयर देख रही थी। फिर हम बात करते हैं अमंग ऑल द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप ऑन August 29, 1947। तो देखिए, इन सारी कमिटीज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी कौन सी थी? वो ड्राफ्टिंग कमिटी थी। अब ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड आपको बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहे हैं और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और ये कब सेट होती है? ये 29 अगस्त 1947 को सेट होती है। अब हमको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके बस कुछ ही दिन बाद जो है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी भी
सेट हो जाती है, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमिटी बनती है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ऑल नो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, BR अम्बेडकर है। ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन है, BR अम्बेडकर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आता है, और तब हम जब ऑप्शन में BR अम्बेडकर देखते हैं तो उसको हम टिक लगा देते हैं बिना सोचे, जबकि यहाँ पे एडवाइजर की बात करी जा रही है, ना कि चेयरमैन की। ठीक है, तो चेयरमैनशिप BR अम्बेडकर को मिली थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की जो पोस्ट थी दैट वाज गिवन टू द BN रॉय। ठीक है, तो आपको BN राव का नाम याद रखना है। क्रिएटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इन्हीं ने ड्राफ्ट जो है एडवाइस के तौर पे दोनों ने मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया था, और इसमें और भी मेंबर्स थे। ठीक है, वो आप कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में कवर करोगे जहां आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। इट वाज दिस कमिटी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही कमिटी थी जो कि ड्राफ्ट बना रही थी नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्ट कौन बना रही थी, हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी बना रही थी। द कमिटी स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, USSR, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, एंड ऑल्सो सर्टेन आइटम्स वर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिक्सचर ऑफ ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनका कुछ कुछ पार्ट हमने उठाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरिट करा है। तो इंग्लैंड हो, USSR हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, आयरलैंड हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हो, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से आप कई चीज़ें देखोगे। ठीक है, एक पीसा एक्ट भी आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की, तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि था, और इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है आफ्टर गेटिंग द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया है। ठीक है, उनने उस कमेटी ने स्टडी किया था और उसके बाद उनने इन्वॉल्व किया इसको। वाइल द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डिफरेंट कल्चरल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड वर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे तो अलग अलग तरीके के कल्चर्स देखे उनने, हमारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स देखे, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर। तो आप देखिए यहाँ पे मेंबर्स भी दिखाऊंगी, पहले आप ये पढ़ लीजिए कि पूर्ण स्वराज डे क्या होता है। तो देखिए, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आपको पता है इसकी भी डिमांड करी गई थी, है ना। complete independence on January 26, 1930, a pledge of Indian independence, also known as the Declaration of Independence। अब देखिए किस तारीख को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बनी थी, तो दैट इज ऑन 26 ऑफ जनवरी 1930। आई एम फोकसिंग ऑन दिस। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 को प्लेज लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, और इस इंडियन इंडिपेंडेंस को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, It was after this declaration that January 26, 1939 was declared as the Independence Day by the INC। तो INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो डिक्लेयर करती है कि 26 ऑफ जनवरी 1939 इज आवर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ये तो बात हुई थी जब इंडिपेंडेंस डे हमने सोचा था कि 26 जनवरी 1939 को मनाएंगे, तो INC ने जब प्रपोज किया था कि डिक्लेरेशन इसी अकॉर्डिंग होगा। द डेट ऑफ 26 ऑफ जनवरी वॉज चूजन टू कमेमोरेट द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1930। तो पूर्ण स्वराज की मांग किस डेट को करी गई थी, वो थी 26 जनवरी 1930, और इसी वजह से इसी दिन को याद रखते हुए सोचा था INC ने कि वो 26 जनवरी 1939 को इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया मनाएगी, लेकिन आपको पता है कि वो मनाया 15 अगस्त 1947 को जाता है ना।
मतलब 15 अगस्त को मनाया जाता है, और हमने जब आज़ादी प्राप्त की थी वो था 15 अगस्त 1947। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से वो 7 मेंबर्स थे जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। तो आपको पता है पहला मेंबर हमारे चेयरमैन थे और वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। देन सेकंड मेंबर हमारे थे N गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है। और थर्ड मेंबर थे हमारे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये आपको याद रखना है, N गोपाल स्वामी अय्यनगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट थे, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन KM मुंशी थे, डॉक्टर KM मुंशी, जो कि एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट थे। देन सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, ये भी थे। 6th हमारे N मांडव राव थे, ही रिप्लेस्ड बाय BL मिटर हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ, ठीक है। इनको रिप्लेस किया गया था BL मिटर की जगह पे, बिकॉज इनकी हेल्थ जो थी अच्छी नहीं थी, इस वजह से इन्हें रिजाइन कर दिया था। और हमारे थे TT कृष्णमाचारी। तो जो TT कृष्णमाचारी थे वो भी रिप्लेस किए गए थे DP खेतान की जगह पे, जो कि जिनकी डेथ हो जाती है 1948 में। तो आपको यहाँ पे ये बातें याद रखनी है और इन मेंबर्स के नाम को एक बार नोट डाउन कर लेना है। फिर बात करते हैं हम इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट कैसे हुआ और ये इन्फोर्स कब हुआ। देखिए, बन कभी और गया था, इन्फोर्स कभी और हुआ था, कितने दिन लगे थे, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है कि किस तरीके से इनैक्टमेंट हुआ था और क्या क्या चीज़ें हुई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन 4th of November 1949। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उनने इंट्रोड्यूस किया था फाइनल ड्राफ्ट बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन दी असेंबली का, ठीक है। कब बनाकर दिया था वो 4th of November 1948 को दिया था उनने। फर्स्ट रीडिंग यानी पहली रीडिंग जब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो वो कब हुई थी, वो हुई थी 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। It took almost 2 years, 11 months and 18 days to frame the Indian Constitution। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनने में, ठीक है। फाइनली द मोशन on draft constitution was declared as passed on 26th of November 1949। तो 26th of November 1949 को पूरा ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था और ये डिक्लेयर हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन चुका है। तो आपको याद रखना है 26th of November 1949, जिस दिन हम 26th of November को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो कभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 26th of November, ठीक है। तो 26th of November को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन्ड इन द प्रियाम्बल, ठीक है। यही डेट जो है प्रियाम्बल में भी हमारे प्रस्तावना जो है उसमें भी मेंशन करी गई है एज अ डेट ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गिव देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमने इस दिन अडॉप्ट किया था, हमने इनैक्ट किया था और खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था ऑन 26th of November 1949 एंड 26th इज ऑब्जर्व एज अ लॉ डे एज वेल। तो ये डे हमारा लॉ डे भी मनाया जाता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है 26th of November और 26th of November हमारा लॉ डे भी होता है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपका ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कितने दिन लगे थे, और हमारे प्रियाम्बल में यही डेट मेंशन है, आपको ये भी याद रखना है। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट आपको पता है 26th of November 1949 को किया गया, जिसमें कितने पार्ट्स थे, जिसमें एक प्रियाम्बल था,
ठीक है, अ प्रियम्बल, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। तो अब ये बढ़ चुके हैं, तो आपको याद रखना है प्रियम्बल था, 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन pertaining the citizenship, election, provisional parliament, तो temporary and transitional provision and short title contained in article 5, 6, 7, 9, 8, 60, 324, 366, तो इतने सारे आर्टिकल्स थे, ठीक है, जो कि ऐड किए गए, ठीक है। सिटीजनशिप थी, इलेक्शन था, ये सारी चीजें ऐड करी गई और अदर प्रोविजंस, ठीक है, जो दूसरे प्रोविजंस थे वॉज मेड इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950, जो कि हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन इसमें अदर प्रोविजंस भी ऐड किए गए थे। तो आपको यहाँ से ये बात याद रखनी है। The remaining provision, that is the major part of the constitution, came into force on 26th of January 1950। यानी अगर हम बात करते हैं कि पूरी तरीके से फोर्स में कब आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो पूरी तरीके से वो फोर्स में आया 26th of January 1940 को, ठीक है, 1950 को। तो आपको यहाँ से इसकी डेट याद रखनी है, 26th of January 1950। The day is referred to in the constitution as the day of its commencement। अब इस डे को हम as a day of commencement याद रखते हैं, यानी इस दिन से हमारा commencement हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, and is celebrated as Republic Day, और इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। 26 जनवरी की अगर बात करते हैं, वो specifically chosen as the date of commencement of the constitution because of its historical importance। अब 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया था, तो आपको पता है, अभी मैंने पूर्ण स्वराज भी आपको बताया था, क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी 1930 में फर्स्ट टाइम, और इसी वजह से 26 जनवरी को चुना गया था एज अ रिपब्लिक डे या फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन, लाहौर सेशन में भी रिजोल्यूशन लिया गया था December 29 में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज कॉल्ड INC, ठीक है। सम अदर इम्पॉर्टेंट डेट्स टू बी रिमेंबर्ड की बात करते हैं, तो कब हमारा अडॉप्शन होता है नेशनल फ्लैग का, तो वो हमारा 22 जुलाई 1947 को हम अडॉप्ट करते हैं अपना नेशनल फ्लैग। और नेशनल एंथम की बात करते हैं, तो नेशनल एंथम हमारा जो रिपब्लिक डे है उससे जस्ट 2 दिन पहले की बात है, दैट इज 24 of January 1950। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 और adoption of national anthem was on 24th of January 1950, ठीक है। ओरिजिनली द नेशनल एंथम वॉज कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आपको पता है कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो कौन कंपोज करा था, तो वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और इसका जो शॉर्टेस्ट वर्जन है नेशनल एंथम का, वो 20 सेकेंड में ख़त्म हो जाता है, वेयर एज द फुल वर्जन, जबकि इसका पूरा वर्जन 52 सेकेंड्स लेता है, ठीक है। तो अगेन ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं कि शॉर्ट वर्जन कितना टाइम लेता है और फुल वर्जन कितना टाइम लेता है। फिर हम बात करते हैं अडॉप्शन ऑफ द स्टेट एम्बलम की। तो स्टेट एम्बलम कब अडॉप्ट होता है, तो वो 26 of January 1950 को अडॉप्ट होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे डेट्स अगेन वही दी हुई हैं और किसने कंसेप्चुअलाइज किया था उसे वो भी बताया गया है। तो नेशनल फ्लैग हमने अभी पढ़ा, वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था और उसको कंसेप्चुअलाइज किसने किया था, वो किया था पिंगाली वेंकैया ने, ठीक है। तो पिंगाली वेंकैया ने इसे कॉन्सेप्शनलाइज किया था। और हमारा अडॉप्ट कब हुआ था, तो आपको अडॉप्शन डेट याद रखनी है 22 of July 1947 को। अगर हम नेशनल एंथम की बात करते हैं, तो नेशनल एंथम 26 of January को अडॉप्ट हुआ था 1950 में, और वो किसने करा था कंसेप्शुलाइज, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये बात याद रखनी है। देन नेशनल एम्बलम की बात करते हैं, तो नेशनल एम्बलम जो है वो 26 of January 1950 को अडॉप्ट किया गया था और इसको किसने कंसेप्शुलाइज किया था, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड मिसेस तैयब जी,
उनकी जो वाइफ थी उनने करा था। इफ आस्क्ड हाउ वुड यू डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, या फिर अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ व्हाट ऑल शुड बी द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, देन व्हाट आर द फीचर फाउंड ओनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कौन से फीचर हैं जो आपको सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देंगे और किसी अदर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखाई देंगे। तो देखते हैं हम, लेट्स लुक, टेक अ लुक। देखिए कुछ साइलेंट फीचर्स दिए गए हैं जो कि प्रमुख, हम जिसको कहते हैं प्रमुख विशेषताएं हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली तो ये बात है कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एज यू ऑल नो कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पूरे वर्ल्ड का। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा लेंदी यानी कि सबसे लंबा और रिटन, जो कि रिटन फॉर्म में आपको मिलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डेनमार्क, हंगरी, फ्रांस एक्सेट्रा हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो यूएसए है, डेनमार्क है, हंगरी है, फ्रांस है, यहाँ सब आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेंगे। वाइल द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, तो जो कंट्रीज हैं जैसे यूके है, कनाडा है, इजराइल है, यहाँ पे आपको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटलमेंट को डिफाइन करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कैसे की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो डिफाइन करता है। उसके साथ साथ रूल्स बताता है गवर्न करने के, पॉलिटिकल सिस्टम बताता है, राइट्स बताता है सिटीजन का, गवर्नमेंट का ड्यूटी बताता है कि उसको क्या करना चाहिए, लोगों को उनकी ड्यूटीज बताता है क्या करना चाहिए। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट में फाइंड हो रहे हैं और वो सारी बातें लिखी हुई हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। लेकिन अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो कि विच इज मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट हैव नेवर बीन इनैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लॉ, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि लॉ के फॉर्म में बनाए नहीं गए होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पता है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड नॉट ओनली इन इट इन आर रिटन फॉर्म बट ऑल्सो इन द लेंथीएस्ट रिटन फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं लिख दिया गया है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे अगर पार्लियामेंट आप लिखा पाओगे तो पार्लियामेंट को डिफाइन भी पाओगे। व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है क्या आखिर ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, वाई इट इज फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जवाब पाएंगे आप इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये एक लेंथीएस्ट रिटन फॉर्म आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सो कॉम्प्रिहेंसिव, ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है एंड डिटेल्ड, इतना डिटेल्ड है दैट इट कवर्स इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ पॉइंट रिक्वायर्ड टू रन अ कंट्री। एक कंट्री को रन करने के लिए छोटे से छोटे जो बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, आप एक छोटे से टर्म की यहाँ पे मीनिंग पाओगे। ठीक है, अगर ओरिजिनली बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल था, ये मैंने अभी पहले भी बताया, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 8 शेड्यूल थे। लेकिन हम अगर आज की बात करते हैं प्रेजेंटली इसमें क्या है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है थोड़ा फोकस करिएगा, तो इसमें जो है 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 12 शेड्यूल हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं और एक प्रियम्बल तो है ही। ठीक है, तो प्रस्तावना अभी भी है। The parts are similar to chapters that you have in your textbook। जैसे ये parts होते हैं ना, ये parts क्यों रखे गए हैं, ये parts जो हैं आपके जैसे चैप्टर होते हैं ना टेक्स्ट बुक में कि फर्स्ट चैप्टर में ये कवर है, सेकंड चैप्टर में ये कवर है, उसी तरीके से ये parts भी रखे गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, the parts are similar to the chapter, just like a book is divided into chapter, the constitution is divided into parts। जैसे बुक चैप्टर में डिवाइड होती
होती है वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्ट में डिवाइड हुआ है। सिमिलरली अ शेड्यूल कैन बी टेकन एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सर्टेन पार्ट। अब देखिए अगर कोई सर्टेन पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए शेड्यूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, विच इज एडेड इन द एंड, और जो कि आखिरी में ऐड किए जाते हैं शेड्यूल्स, आखिरी में, एंड में, अंत में, ठीक है। सिंस इन एन आर्टिकल all the information can't be put extensively, sometimes an explanation of the extra information is added by the way of schedule। अब देखिए अब इसमें चेंजेस होते रहते हैं, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है इसलिए इसको आखिरी में रखा है कि हम उसमें ऐड कर देंगे और लगातार उसमें हम ऐड करते चले जाएंगे इन द शेड्यूल्स। तो आपको इसीलिए शेड्यूल्स रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं तो आर्टिकल 1 जो है वो स्टेट क्या करता है, वो क्या बताता है कि स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, जो हमारा इंडिया है जो कि भारत भी हम जिसको कहते हैं, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो वो क्या है, स्टेट्स का यूनियन है, यानी स्टेट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारा इंडिया यानी भारत बनता है, ठीक है। बट व्हाट आर दीज स्टेट्स एंड देयर नेम, तो ये स्टेट्स क्या है और इनके नाम क्या है, ये हमारा द सेम हैज बीन प्रोवाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो यही सेम चीज हमारा फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन किया गया है कि वो स्टेट क्या है, ठीक है, और उनके नाम क्या हैं। तो देख रहे हैं आप कितना वाइडली एक एक माइन्यूट डिटेल ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर करता है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि शेड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं जो हमारा इनिशियली था, पहले से ही था। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेट्स की लिस्ट मिलेगी, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 28 स्टेट्स हो चुके हैं, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में उनके नाम को लिस्ट करा गया है पहले शेड्यूल में। अगर हम दूसरे शेड्यूल की बात करते हैं तो उसमें हम पाते हैं सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जज, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पे हमें सैलरी मिलती है। अब आपको पता है सैलरी में क्या होता है, सैलरी में पैसे होते हैं। तो अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये 2 नंबर पे होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फनी वेज हैं जिससे आप याद रख सकते हो। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर सैलरी पैसे से रिलेटेड आएगी चीज़ें तो वो किस शेड्यूल में आ जाएंगी, वो 2 नंबर में हमारी आ जाएंगी, जो कि होगा सेकंड शेड्यूल, जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, चीफ जज, जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैग, ये सब की सैलरीज जो हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में हमें फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन मिलता है। यहाँ पे हमें मिलती है ओथ और अफर्मेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ओथ लेता है, प्लेज लेता है, जिसे हम प्रतिज्ञा कहते हैं, वो मिलती हैं। और जो जितने भी वाइस प्रेसिडेंट, जजेस जो भी लेते हैं, वो सारी ओथ्स और अफर्मेशंस हमें थर्ड शेड्यूल में देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की। तो देखिए फोर्थ शेड्यूल में क्या मिलता है हमें, एलोकेशंस ऑफ सीट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट मिलते हैं, यानी जो स्टेट है उसमें कितनी सीट्स दी गई हैं टू द राज्यसभा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ही मिलेगा कि कितनी सीट्स जो हैं एक पर्टिकुलर स्टेट्स में दी गई हैं, वो हमें चौथे शेड्यूल में देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल की, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में हमें क्या मिलता है, हमें प्रोविजंस मिलते हैं, हमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हम इनका प्रशासनिक और इन पे कंट्रोल जो है कर सकें अपने शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब पे। ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब पे जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो हमारे 5वें शेड्यूल में लिखकर आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतनी बात पे फोकस करके चलना है। फिर अगर हम बात करते हैं
सिक्स शेड्यूल की। तो सिक्स शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें किस चीज का प्रोविजन है, तो इसमें प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 4 स्टेट्स हैं जिसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं माई एटीएम। तो ये माई एटीएम यानी कि मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 जो स्टेट्स हैं हमारे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन दिया हुआ है। और किसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए। ध्यान दीजिएगा, ट्राइबल एरियाज के लिए ये स्पेशल प्रोविजन है जो कि हमारा 6th शेड्यूल में कवर होता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है। देन हम 7th शेड्यूल की बात करते हैं। तो 7th शेड्यूल क्या है, ये एलोकेट करता है पावर्स एंड फंक्शंस। किसको, यूनियन स्टेट लिस्ट, यानी कि जो यूनियन लिस्ट और जो स्टेट लिस्ट होती है वो चीज़ें आप कहाँ लिखी पाओगे, वो चीज़ें आप लिखी पाओगे 7th शेड्यूल में। तो जो हमारी यूनियन लिस्ट है, एज यू ऑल नो, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 97 सब्जेक्ट्स हैं फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे 100 सब्जेक्ट हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने जो 30 जीके क्वेश्चंस थे अपने, उसमें भी कवर किया था कि यहाँ पे 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 66 लिखा है, लेकिन एज आई रिमेंबर वो 69 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो आप एक बार इसको नेट से ज़रूर देख लीजिएगा और फिर लिखिएगा। तो स्टेट लिस्ट के पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैं। देन कॉन्करेंट सब्जेक्ट भी हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे यूनियन और स्टेट्स दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर इन केस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इनमें लड़ाई हो जाती है, तो यूनियन का बनाया हुआ लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाता है, यानी वो बड़ा भाई एज अ बड़ा भाई काम करता है। फिर हम बात करते हैं 8th शेड्यूल की। तो 8th शेड्यूल में आपको 22 लैंग्वेजेस लिखी हुई मिलती हैं ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पहली लैंग्वेज है हमारी आसमीज, दूसरी है हमारी बंगाली, तीसरी है गुजराती, ठीक है, चौथी है हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, कोनकानी। कोनकानी आपकी कहाँ बोली जाती है, ये हमारी गोवा में के साइड बोली जाती है। देन मराठी, आपको पता है महाराष्ट्र में, नेपाली नेपाल में। अब देखिए ये नेपाल की लैंग्वेज है जो कि एक अलग कंट्री है, लेकिन हमने अपने 22वें शेड्यूल में रखा है। यही हमारे फीचर को दिखाता है, यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे अलग बनाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उड़िया की। तो उड़िया उड़ीसा में, पंजाबी पंजाब में, संस्कृत ऑल में ही बोली जाती है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टेट्स में। देन सिंधी बोली जाती है, तमिल रखी गई है इसमें, तेलुगु रखी गई है, उर्दू रखी गई है, ठीक है, सांथाली रखी गई है, बोडो रखी गई है, मैथिली रखी गई है, ठीक है, डोंगरी रखी गई है जो कि लेटेस्ट है। ठीक है, अब देखिए सिंधी, अब यहाँ पे सारे अमेंडमेंट्स लिखे हैं, तो यही अमेंडमेंट्स आपको याद करने हैं। आपको वो लैंग्वेजेस नहीं याद रखनी है कि कौन सी किस में है, कैसे याद रखना है। आपको ये अमेंडमेंट्स याद रखने हैं कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई है। तो जो सिंधी है वो 21वें अमेंडमेंट से ऐड करी गई है 1967 के। तो 1967 के जो हमारा 21st अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, 1967 का 21st अमेंडमेंट एक्ट था, उससे हमारी सिंधी ऐड करी गई थी। ठीक है, कोनकानी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों ही ऐड करी गई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट से, तो 1992 के। ठीक है, तो 1992 के 71st अमेंडमेंट एक्ट से, जो 71वां अमेंडमेंट एक्ट था हमारा 1992 का, उससे हमारी कोनकानी, मणिपुरी और नेपाली ऐड करी गई थी। देन हम बात करते हैं बोडो और डोंगरी की, जो कि लेटेस्ट हैं। तो बोडो और डोंगरी जो हैं उन्हें ऐड करा गया था 2003 में, और किस अमेंडमेंट से किया गया था, तो वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट से, यानी 92वें संविधान संशोधन से बोडो और डोंगरी को ऐड करा गया था। तो आपको यहाँ से ये कीवर्ड्स, ये जो फैक्ट हैं, उन्हें याद रखना है। फिर हम बात करते हैं 9th शेड्यूल की। तो 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल जो है सबसे पहले आया, किससे जोड़ा, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से जोड़ा गया। अब आपको मैंने बताया था कि हमारे इनिशियली जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें बस 8 शेड्यूल हुआ करते थे। लेकिन जो नवा शेड्यूल है ये पहले अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में जोड़ा गया। और इसमें क्या है, इसमें एक्ट और ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेन्योर से जितने भी एक्ट और जितने भी ऑर्डर होते हैं वो रिलेट करते हैं। लैंड टैक्स, रेलवे, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई थी। लॉज एंड रेगुलेशन सेव्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। जिन कानून को पार्लियामेंट को बचाना रहता था जुडिशियल रिव्यू से, वो इस 9वें शेड्यूल में डाल देते थे। क्योंकि जब पहले क्या हुआ था कि पहले इस पे जुडिशियल रिव्यू लगाने का प्रोविजन नहीं था। तो जुडिशियल रिव्यू अगर नहीं लगेगा तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाकर 9th शेड्यूल में डाल दिया करता था। तो अब इसका मिस यूज होने लगा था, ठीक है। और आपको पता है जब भी किसी पावर का मिस यूज होने लगता है तो उसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दखल देता है और उस चीज को हटाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि IR कोल्हो केस एक आता है, और इस IR कोल्हो केस में इसको आप एज अ होमवर्क ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, क्या था ये केस। और IR कोल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि 9th शेड्यूल पे भी हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स तो हमारे पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अब 6 ही हैं, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और नाउ एज अमेंडेड इन 44th अमेंडमेंट एक्ट, तो जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उस अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर एज ए लीगल राइट रख दिया गया है। तो वो अब फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, वो अब लीगल राइट बन गया है। और वो कौन से आर्टिकल में अब कवर होता है, वो 300A के अंदर कवर होता है। फिर हम बात करते हैं 10th शेड्यूल की। तो 10th शेड्यूल में देखिए क्या है, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से ऐड होता है, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। और 10th शेड्यूल में प्रोविजन है डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो हम इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इस नाम से भी 10th शेड्यूल जाना जाता है। तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसे बोलते हैं। ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बताता है, ठीक है, और ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये बताता है कि किन किन केसेस में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है और या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कैसे जो है निष्कासित किया जा सकता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। फिर 11th शेड्यूल की हम बात करते हैं। तो 11th शेड्यूल में क्या है, बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से इसे ऐड करा गया था, बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। इसमें क्या है, इसमें प्रोविजन रिलेटेड है पंचायती राज से। पंचायत के लिए जब भी आए तो आपको याद रखना है 11th शेड्यूल, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंड करती है ताकि ये ऐड किया जाए, तो आपको बलवंत राय मेहता कमेटी याद रखनी है यहाँ से। देन हम अगर 12th शेड्यूल की बात करते हैं तो जस्ट उसी के एक जो इसका नेक्स्ट अमेंडमेंट था वो 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 था। और इसमें क्या होता है, इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करी जाती है ताकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी ऐड किया जाए अंडर एंटी डिफेक्शन अंडर 12th शेड्यूल, ठीक है। तो आपको इतना यहाँ से याद रखना है। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊं कि आप कैसे इसे याद रख सकते हो, तो आप इसको याद रख सकते हो टीयर ऑफ ओल्ड PM। कुछ इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही जानने वाली ये ट्रिक है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगी, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, इससे आप इसको याद रख सकते हो। तो जितने भी हमारे शेड्यूल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उनके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, रिलेटेड टर्म्स हैं, वो इस अल्फ़ाबेट्स में कवर हो जाएंगे। जैसे कि पंचायती राज का P आपको दिख जाएगा, म्युनिसिपल का M दिख जाएगा, एंटी डिफेक्शन का डिफेक्शन दिख जाएगा, लैंड राइट्स का लैंड दिख जाएगा। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसको बहुत वाइडली डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे ये खुल के आ जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है अब। लेकिन आपके लिए जो जानना इम्पॉर्टेंट है वो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये आखिर आए कहाँ से,
ठीक है। तो आपको इनका ओरिजिन याद रखना है कि किस अमेंडमेंट एक्ट से आए थे और ये किस तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली इन पे बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और इससे रिलेटेड थोड़ा सा डीप नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आपको कहाँ कैसे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे इनके एक्ट्स ध्यान रखने हैं। जहाँ जहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है उस स्टार मार्क को आपको याद रखना है। आपको देखिए ये मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इससे भी अच्छी पीडीएफ्स आपको नेट पे अवेलेबल होंगी, बुक्स होंगी। लेकिन जो लैक करेगा आपकी तैयारी में वो होगा रिवीजन। ठीक है, आप लैक ऑफ रिवीजन के कारण ज़रूर आपका नहीं क्लियर होगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली रिवीजन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। क्योंकि जितने भी लॉ एग्जाम्स होते हैं उनमें कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है, उनमें आपकी फैक्चुअल नॉलेज चेक करी जाती है। तो ये आपका बेस है, अगर आप ये अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी चीज़ों को समझने में, बिकॉज एंट्रेंस में ही आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है कि आपको अपना बेस बिल्ड करना है, क्योंकि बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि बेस अगर नहीं है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं और फर्दर अभी आपसे बात करूंगी और इसमें हम वाइडली अपना बेस अच्छे से बिल्ड करेंगे। ठीक है, टिल देन जय हिंद।